डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग जा रहे हैं बात करने टूल्स एंड टेक्निक फॉर द डिजाइन ऑफ लेआउट। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत टेक्निक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और खास करके अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम टूल्स और टेक्निक टू डिजाइन द लेआउट ऑफ ए प्लांट, उसके पहले हम बात करेंगे लेआउट प्लानिंग, प्लांट लेआउट, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली the layout planning is the optimum or scientific arrangement of the facilities, man, machine, storage space, handling equipments and all supporting services, along with the design of the best structure to better productivity enhancement. Basically एक layout design or layout planning is concerned with the product design, what kind of product and variety of the product you are planning, what is the schedule and what kind of method you are going to adopt. दोस्तों इसके पहले आप ध्यान दें कि इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट लेआउट के क्या एडवांटेजेस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट लाइक प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कंबाइंड लेआउट, सेलुलर लेआउट, ग्रुप लेआउट, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनकेस यदि आपको डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक पेन और पेंसिल लेकर के अपने साथ बैठे, क्योंकि लेआउट डिजाइन का यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम लोग एक मैथमेटिक्स लगा करके और टेक्निक लगा करके और बेटर लेआउट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि फ्लो पैटर्न है, सिस्टमेटिक लेआउट प्लानिंग है, रिलेशनशिप चार्ट है जिसको शॉर्ट में रेल चार्ट भी बोलते हैं, कंप्यूटर रिलेशनशिप चार्ट भी उपलब्ध है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी ड्रॉ द रेल चार्ट, एक्टिविटी चार्ट, फ्रॉम टू चार्ट, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस एज यू गो, दिस इज द फ्रॉम टू चार्ट। डिस्टेंस वॉल्यूम मैट्रिक्स चार्ट, जहां पे फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस दोनों को कंसीडर करते हैं। सेंट्रॉइड मेथड और ग्राफ बेस्ड मेथड, जिसमें कि प्लेनर, डुअल, प्राइमल, इस तरह के बहुत सारे ग्राफ हैं और भी बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसमें तीन टॉपिक है: सिस्टमेटिक लेआउट प्लानिंग, रेल चार्ट और फ्रॉम टू चार्ट। बेसिकली सिस्टमेटिक लेआउट प्लानिंग is a tool which are used to arrange the workplace in a plant by locating areas with high frequency and logical relationship. That means proximity chart, कौन किसके नजदीक होना चाहिए और कौन किससे दूर होना चाहिए. The processes permit the quickest material flow in processing the product at the lowest cost and least amount of handling. Basically systematic layout planning is discovered by Muthar in 1961. इसमें input data and activities that includes flow of material, activity relationship, relationship diagram, space required, space available, space relationship diagram, modifying consideration, practical limitations, that means feasibility, development of layout alternatives, what kind of other layout can be developed, and evaluate which one is the better. That means first do the analysis, search alternative and select out of them as one best layout. ध्यान दीजिएगा, पहला रिलेशनशिप चार्ट है जिसको हम रेल चार्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें 5 भवेल से प्रॉक्सिमिटी इंडिकेट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां 10 डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, 10 स्पेस दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम, पार्सल, पार्ट शिपमेंट, रिपेयर, सर्विस, रिसीविंग, टेस्टिंग, जनरल स्टोरेज। अब कौन किसके नजदीक होना चाहिए, कौन किससे दूर हो सकता है, कौन नजदीक होना बहुत जरूरी है, कौन कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, उस तरह से आपको इस तरह से एक लेआउट बनाना है, प्लांट लेआउट, जिससे कि यह फुलफिल हो। इसमें हम लोग 5 भवेल यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें एब्सोल्यूट
इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट नेसेसरी, क्लोजनेस, प्रायोरिटी। देखिए एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि नजदीक होना, जहां भी ए है वहां नजदीक होना बहुत जरूरी है। इसको इस तरह के लाइन से डील करते हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट, आई से इंपॉर्टेंट, ओ से ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस, यू से इनडिफरेंस या अनइंपॉर्टेंट, और एक्स से अनडिजायरेबल। हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, दैट इज अनइंपॉर्टेंट। लेकिन अनडिजायरेबल मतलब बिल्कुल वहां उसके पास नहीं होना चाहिए। जैसे कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है तो उसके बगल में कोई पर्टिकुलर मटेरियल नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉक्सिमिटी चार्ट या रेल चार्ट का आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ऑफिस है और उसके साथ ये सब पार्ट हैं, तो ऑफिस और ये फोरमैन के साथ क्या है रिलेशन है, ओ। अब ओ दैट मीन्स क्या है, इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको कोड 4 से इंडिकेट करते हैं। और 4 देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेसेसरी, मतलब फोरमैन को ऑफिस से लेना देना है, इसका मतलब वह ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जब आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस रूम, और यहां ध्यान दीजिए कॉन्फ्रेंस रूम और यहाँ पे क्या है ऑफिस, ये इंडिकेट किए किससे, ई से। ई का मतलब, ई मतलब स्पेशली इंपॉर्टेंट, और इसको इंडिकेट किया 5 से, मतलब स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है कि कन्वीनियंस चाहिए। वहां पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम में और ऑफिस से कनेक्टिविटी होना ही चाहिए, इसलिए इसको 5 दिए हैं और ई भी दिए हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस रूम और फोरमैन, यहां देखिए आई दिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन 5 कन्वीनियंस, मतलब कि वहां पे जो भी पर्सन है उसको सर्विसेज चाहिए, ठीक ना। इसी तरह से आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, देखिए जैसे ऑफिस है और यहाँ पे यू मतलब अनइंपॉर्टेंट। अनइंपॉर्टेंट किसके साथ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पार्ट्स शिपमेंट, तो ऑफिस को पार्ट्स शिपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई, आई मतलब पार्ट शिपमेंट वाला आई, और यहाँ पे क्या है फोरमैन। तो जैसे पार्ट शिपमेंट है और फोरमैन, मतलब ये जो शिप करेगा, जो लोडिंग अनलोडिंग करेगा, कौन करेगा, अल्टीमेटली फोरमैन करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आई और टू लिखे हैं, तो मतलब आई क्यों लिखे हैं, क्योंकि ईज ऑफ सुपरविजन, हमको एक फोरमैन चाहिए किसके लिए, सुपरविजन के लिए। उसी तरह से आप कोई भी एक और ले लीजिए, जैसे सर्विस एरिया, ध्यान दीजिए सर्विस एरिया और रिपेयर एंड सर्विस पार्ट्स, ई यहां दिए हैं। ई मतलब स्पेशली इंपॉर्टेंट, और क्यों स्पेशली इंपॉर्टेंट है उसका रीजन देख लीजिए। उसका रीजन है 3 मतलब कॉमन पर्सनल, क्योंकि इसमें आपका सर्विस एरिया में और रिपेयर एंड, दैट मीन्स कि सर्विस और रिपेयर दोनों बहुत हद तक सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे ई दिए हैं। लेकिन आप इसके ठीक नीचे आइए, यहाँ पे यू है और इधर कौन है, रिसीविंग, मतलब पार्ट्स रिसीविंग से सर्विस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिसीव जो है कोई और करेगा, ठीक है ना। रिसीव कौन कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए ओ है, ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट मतलब फोरमैन, जो सुपरवाइजर है वह आपका जो भी गुड्स या आइटम है उसको रिसीव कर रहा है और उसको सर्विस एरिया में वह प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पज ऑफ सर्विसिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी और प्रॉक्सिमिटी, अकॉर्डिंग टू द गिवन दिस वैल्यू, वी ड्रॉ दिस चार्ट एक्टिविटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस सारे लेआउट को पहले रफली हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रख लेंगे। ये 1 2 3 सीरियल नंबर है, दैट मीन्स की डिपार्टमेंट है। और ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए 4 लाइन मतलब एब्सोल्यूट नेसेसरी, एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है। 3 मतलब स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो ई दिया हुआ है, जहां ई दिया हुआ है जैसे 5 और 10, 5 और 10 में क्या दिया है, 4 लाइन। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10, ये 5 है और ये लास्ट वाला 10 है। 5 और 10, 5 और 10, देखिए यहाँ पे ए दिया है कि नहीं, ए दिया है, ए, ये 10 वाला और ये 5 वाला, दैट मीन्स ए। और ए क्यों है, ये एब्सोल्यूट नेसेसरी क्यों है, ये दोनों आसपास में रहना जरूरी क्यों है, क्योंकि 1 इसका रीजन दिया गया है। 1 मतलब फ्लो ऑफ मटेरियल, इस दोनों के बीच पार्ट शिपमेंट और जनरल स्टोरेज दोनों बहुत ही क्लॉज है, इसलिए ए दिए हैं, मतलब दोनों को पास होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से 8 आप देख लीजिए, 8 भी क्या है, एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो स्टोरेज और
8 8 मतलब ये आपका रिसीविंग, जनरल स्टोरेज और रिसीविंग मटेरियल जहां से रिसीव होगा, बोथ आर एब्सोल्यूट नेसेसरी पार्ट्स। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंस के आधार पे आप ब्लॉक लेआउट एक बना लिए और उसको इस तरह से प्रॉक्सिमिटी डिजाइन कर लिए कि कौन किससे कितना अटैचमेंट है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पे ही ये जो आपका ड्रॉ है 4 लाइन 3 लाइन, दैट मींस की इंपॉर्टेंस शो करता है कौन किसके नजदीक होना ही चाहिए। अब देखिए, इसी आधार पे, इसी प्रॉक्सिमिटी के आधार पे ये लेआउट अब हमने डिजाइन कर लिया, स्पेस रिलेशन डायग्राम। दैट मींस कि इस लेआउट का स्पेस दिया हुआ है कि 1750 स्क्वायर फीट है, ये 500 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है। इस तरह से अब हम ड्रॉ करेंगे ब्लॉक लेआउट। चाहे आपका कोई भी लेआउट हो, जनरली उसको रेक्टेंगुलर से हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं या स्क्वायर से कोशिश करते हैं, क्योंकि क्यूबिक स्पेस ज्यादा अच्छा होता है किसी भी प्लांट को डिजाइन करने के लिए, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम स्पेस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये लेआउट हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए 10 और 5, 10 और 5, 10 और 5 क्या है, एब्सोल्यूट नेसेसरी है, इसलिए हमने इसको बहुत नजदीक रखा है। 10 और 8, 10 और 8 में भी एब्सोल्यूट नेसेसरी है, पास में होना ही चाहिए, इसलिए हमने 10 और 8 को रखा है। लेकिन 10 और 1 को हमने दूर रखा है। अब ध्यान दीजिए 10 और 1 में या तो रिलेशन नहीं होगा या पास रहना जरूरी नहीं होगा। देखिए 10 और 1 में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको दूर रखा है। लेकिन 10 और 4 में तो रिलेशन है, इसलिए 10 को 4 के पास रखे हैं। लेकिन 4 और 1 को भी पास रखे हैं, क्योंकि 4 और 1 में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों आसपास होना चाहिए। एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है, थोड़ा दूर भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप देखिए 7 का 6 9, 7 कहां पे है, ध्यान दीजिए 7 6 और 9 दोनों के साथ इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों नजदीक दिए हैं 7 के साथ, 6 और 9 दोनों। लेकिन 10 और 6 बहुत दूर हो गया, क्योंकि ये दोनों शायद नजदीक रहना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 और 6 में कोई रिलेशन यहाँ नहीं है। इस आधार पे बहुत हिट एंड ट्रायल करके इसको ड्रॉ करके रफ में पहले एक्टिविटी रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे, जैसा कि पिछले स्लाइड में किए थे। अब स्पेस रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देन फाइनली ब्लॉक लेआउट्स बनाएंगे, जो आपका ये फाइनल पोटेंशियल लेआउट और ऑप्टिमम लेआउट इसको बोलते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा एक और एग्जाम्पल, यहां ध्यान दीजिए 1 2 3 4 4 डिपार्टमेंट है। अब इन तीनों चारों का क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि 1 का 2 से क्या इंपॉर्टेंट है, ए एब्सोल्यूट नेसेसरी रहना, मतलब 1 का 2 से रहना नजदीक बहुत जरूरी है। उसी तरह से 2 का 3 से, ध्यान दीजिए 2 का 3 से, तो यहाँ 2 को इलोंगेट कर दिए हैं, मतलब ये पूरा 2 का एरिया होगा, ये पूरा 1 का एरिया होगा। तो ये जहां भी आप देखेंगे तो ये आपको, जैसे यहाँ 4 और 3 क्या है, अनडिजायरेबल है। 4 और 3 ये दोनों के बीच बहुत झगड़ा है, ये दोनों पास में कभी नहीं रह सकते, आइदर मे बी दी केमिकल और समथिंग फिजिकल प्रॉब्लम। तो ये 3 और 4 क्या है, ध्यान दीजिए काफी दूर है। अब ये स्पेस के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा होगा, जैसे 1, ध्यान दीजिए 1 ज्यादा एरिया लिया है ऑब्वियसली, 2 थोड़ा कम लिया होगा, 3 और कम लिया होगा, और 4 20, 4 और 2 दोनों बराबर होगा, देख लीजिए, ठीक ना। तो दैट मीन्स कि ये डायग्राम एब्सोल्यूट नेसेसरी क्या शो करता है। जैसे ये भी एक एग्जांपल है कि असेंबली को ऑफिस से क्या कितना रिलेशन है, शिपिंग को स्टॉक रूम से कितना रिलेशन है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपके फैमिली में किसी बच्चे को मम्मी से ज्यादा रिलेशन है, पापा से कम है, या भैया से ज्यादा पास में रहता है, मम्मी से थोड़ा डरता है, या पापा से डरता है और दादाजी के पास रहता है, दैट इज दी फैमिली रिलेशन। वही चीज यहाँ भी ब्लॉक लेआउट में इंडस्ट्री में होता है कि कौन किसके पास रह सकता है, कौन उसके पास नहीं रह सकता है या रहना जरूरी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, फ्रॉम टू चार्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रॉम टू चार्ट इज कन्वीनियंट मींस ऑफ रिड्यूसिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इनटू वर्केबल फॉर्म। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या करते हैं कि जैसे आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो 1 से 2 दिन भर में कितने टाइम्स आप जाते हैं, टाइम्स ऑफ ट्रिप, तो कितना ट्रिप आप मारते हैं 10, तो 2 से 1 भी 10 ही होगा। तो ये जो आपका 1 to 1 तो 0 हो गया, ये जो क्रॉस देख रहे हैं उसके नीचे देना जरूरी नहीं है, या नीचे दे दिए तो ऊपर देना
जरूरी नहीं है, या देंगे तो दोनों एज यूजुअल होगा, क्योंकि 2 से 1 जाए या 1 से 2 जाए, बात दोनों बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और ये जो यूनिट डिस्टेंस आप जाते हैं उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, जैसे 1 से 2 गए तो 5 रुपया लग रहा है, 1 से 3 गए तो 5 रुपया लग रहा है एक बार में। ये आपका जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 से 2 जाते हैं 5 रुपया लग रहा है, 1 से 3 जा रहे हैं तो 5 रुपया लग रहा है, लेकिन 3 से आप 4 जा रहे हैं, 3 से 4 और 4 से 3 1 रुपये लग रहा है। यहां नहीं दिया लेकिन यहां दिया है, मतलब 3 से आप 4 जाते हैं तो आपको पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन 4 से 3 जा रहे हैं तो आपको पैसे लग रहे हैं। मतलब जाने में पैसा नहीं लगा लेकिन आने में पैसा लग रहा है। कई बार ऐसा प्रैक्टिकल फिनोमेना होता है, क्योंकि आप जाते वक्त आपको लिफ्ट मिल गया, आते वक्त आपको बस से आना पड़ गया, तो दैट इज द एग्जाम्पल कि कॉस्ट कितना लग रहा है जाने आने में। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व। जैसे एक ये लेआउट है, ठीक ना, अब ये लेआउट में सबका डिस्टेंस दिया हुआ है कि कौन कहां पे है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां दिन भर में कितना फ्रीक्वेंसी ट्रिप्स पर डे, दैट मीन्स कि आरएम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से 100 मशीन पे 13 टाइम्स आप डेली जा रहे हैं, या 100 से लेथ मशीन पे 5 टाइम्स डेली जा रहे हैं, तो डेली कितना टाइम्स आपको आने जाने की जरूरत पड़ रही है। जैसे ड्रिल से लेथ में 3 बार आने जाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक ना। अब जाने या आने का डिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिए, यहां भी ऊपर और नीचे दोनों बिल्कुल सेम होगा, तो कोई भी एक ध्यान दीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल से 100 मशीन पे जाते हैं तो 16 मीटर है, या 100 मशीन से लेथ मशीन पे जाते हैं तो 24 है, तो लेथ से 100 भी 24 ही होगा। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया, और ये दिन भर में कितना जा रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 रॉ मटेरियल टू 100 मशीन, तो 16 और इंटू 13, ध्यान दीजिए, तो 16 इंटू 13 कितना हो गया, 208। उसी तरह से रॉ मटेरियल से ड्रिल मशीन पे जा रहे हैं कितना बार, 72 मीटर है, और जा रहे हैं कितना बार, रॉ मटेरियल से ड्रिल 3 बार, तो 72 इंटू 3 कितना हो गया, 216। मतलब दिन भर में आप 208 मीटर रन किए, 216 रन किए। इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो टोटल दिन भर में आपका डिस्टेंस निकल करके आता है 4032 मीटर। अब आपको ये 4032 मीटर डिस्टेंस जो है ये प्रेजेंट लेआउट में है। यदि इस तरह का लेआउट है तो दिन भर आपके वर्कर को 4032 मीटर मतलब 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है लगभग। अब इसको लेआउट को इस तरह से आपको डिजाइन करना है आसपास में कि क्या ये डिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम डिजाइन। अब बहुत सारे आपके दोस्त डिजाइन करेंगे तो सबका डिजाइन अलग अलग आएगा और उसमें डिस्टेंस भी कम आएगा, लेकिन जो सबसे कम डिस्टेंस वाला लेआउट होगा वो होगा ऑप्टिमम लेआउट। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ध्यान दीजिए। फ्रॉम टू चार्ट इज यूज्ड टू एनालाइज द फ्लो इन प्रोसेस लेआउट। The item improvement and occurs over some specified period of time is total for all product and entered in the from to chart. From मतलब कहां से और कहां तक जा रहा है, that is called from to chart, या इसी को डिस्टेंस वॉल्यूम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी हो गया और वॉल्यूम मतलब फ्रीक्वेंसी, दिन भर में कितना बार जा रहा है। अब लेआउट प्लानिंग के कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। इट कंबाइंस द डिटेल ऑफ द प्रोसेस विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वर्क पीरियड्स एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स। It provides data upon which to base machine, manpower, material handling and storage requirements are given. Developed by extending the route sheet, एक रूट शीट बनाते हैं, और फ्लो प्रोसेस चार्ट जिसमें रूट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि फलाने रूट से जाकर के वो कौन सा काम करेगा। चार्ट हेडिंग, जब कोई चार्ट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग देना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपका टोटल डिस्क्रिप्शन हो कि पार्ट नंबर कौन सा है, उस पार्ट का नाम क्या है, असेंबली नंबर कितना है, असेंबली नेम कितना है, मटेरियल कौन सा है, मटेरियल का साइज क्या है, रूट शीट कौन सा इसको फॉलो करना है। दैट मीन्स कि कोई जरूरी नहीं है किसी चार्ट में ये सब कुछ रहेगा ही, बट टेंटेटिवली ये सब थोड़े बहुत रहते हैं। कितने नंबर ऑफ पीस है, असेंबली कौन सा है, किस मशीन पे असेंबली होना है, या कौन सा पर्सन करेगा, कहाँ पे होना है, कौन सा प्रोडक्ट असेंबल होना है, कौन सा प्रोडक्ट फ्री होकर के चले जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, किस शिफ्ट में होगा, क्या इफिशियंसी होनी चाहिए। कोई चार्ट है
तो उसमें आप देखते होंगे कि आपका कुछ हेडिंग रहता है, आइदर इस एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे सीरियल नंबर वगैरह रहेगा, या स्टार मार्क करके कुछ रिमार्क हम लोग देते हैं। तो उसमें जनरली क्या क्या रहता है, स्टेप नंबर रहता है, कॉलम हेडिंग में स्टेप नंबर रहेगा, एक्टिविटी कौन सा होना है, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, उसका पूरा डिटेल स्टेप्स रहेगा, ऑपरेशन नंबर या फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, मशीन फ्रैक्शन क्या उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए, क्या फैक्टर होना चाहिए, कितनी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या मेंटेन होना चाहिए, ऑपरेशन पर मशीन दैट मीन्स कि किस मशीन पे कितना ऑपरेशन होना है, और क्रू साइज दैट मीन्स कितने ऑपरेटर लगेंगे, कितने वर्कर लगेंगे, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, कौन कौन सा मटेरियल वहां आना चाहिए, कब आना चाहिए, और कोई अलग से इसके अलावा कोई एक्टिविटी है जो मेंशन नहीं है तो अलग से एक रिमार्क का कॉलम बना देते हैं जहां पे ये सब कुछ आपका रहेगा। आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि इस रिलेशनशिप डायग्राम से सिस्टमेटिक लेआउट प्लानिंग और एक्टिविटी चार्ट फ्रॉम टू चार्ट आप अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो को बार बार देख करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम इन दिस चैनल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सिर्फ आपको अकेले ही नहीं आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। और कोई कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल विद यू 24/7। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप मेल कर सकते हैं, कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब जाते जाते हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आज आपने जो वीडियो देखा काफी कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ कम समझ में आया है तो इसको आप एक बार और देखिए। साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर 200+ वीडियोज उपलब्ध हैं। और इस वीडियो के द्वारा जो नॉलेज मिला, जो आपकी स्किल डेवलप हुई, और हमने जो अपने अनुभव शेयर किए, हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके जीवन में नित्य नई उन्नति के द्वार खोलेंगे। और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ में ही यह मुस्कुराहट अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लासमेट के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद।